पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। देखो सबसे बढ़िया अजीम और शान जहाँ के शहंशाह हैं, जहाँ के प्लेयर्स हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा टैलेंट है, वसाइल से मालामाल मुल्क है, यहाँ से लिथियम निकल रही है, वहाँ से तेल निकल रहा है, वहाँ से गैस निकल रही है, यहाँ से कुछ निकल रहा है, वहाँ से कुछ निकल रहा है। ऐसे मुल्क को नहीं, यार पाकिस्तानियों की आदत है, बड़बोले तो होते ही हैं लोग। तो साहब हर चीज़ उन्होंने बोली कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। इशू क्या हो गया मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इशू ये है कि पाकिस्तान को जब नहीं बुलाया तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी, ईगो हिट करी। अब मैं पाकिस्तानियों को 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि हर समय कहते हैं कि साजिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हमें नहीं बताया, हमें नीचा दिखाने की। यार देखो सुनो, किसी ने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करी, क्योंकि अगर इज्जत हो तो कोई बेइज्जती करे। ये इस मामले में तो भारत भी नाकामयाब है, ठीक है। भारत नहीं कर सकता यार तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारी बेइज्जती दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्यों, बेइज्जती होती नहीं महसूस तुम्हें, राइट। मैं 2-3 बातें पाकिस्तानियों के सामने पॉइंट रखता हूं, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं पाकिस्तानी भाई बहन नीचे लिखें कमेंट्स में कि मेरे साहब आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो। और मैं कबूल करूंगा, और मैं हाथ जोड़ के कबूल करूंगा अगले वीडियो पे। भारत ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी, भारत ने पाकिस्तान से दरख्वास्त करी कि अफगान हैं, वो भूख के मारे मर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, हमको 40,000 मीट्रिक टन्स गंदुम यानी कि गेहूं भेजना चाहते हैं। हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, हम कोई तिजारत नहीं कर रहे, हम इसमें कोई मुनाफा नहीं कमा रहे, हम मुफ्त में, फ्री में, एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव हम अफगानिस्तान को ये भेजना चाहते हैं। नहीं, इसमें भारत की साजिश है। हो सकता है भारत गेहूं के अंदर हथियार डाल के भेज दे, ठीक है। एक एक ट्रक आएगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी फौज हर एक ट्रक को चेक कर ले, और जब आप मुतमईन हो जाएं, जब आप श्योर हो जाएं, जब आप संतुष्ट हो जाएं, जब आपको लगे कि हां सब ठीक है, तब आप उसको अफगानिस्तान जाने दें। अच्छा, नहीं 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 नहीं, इसमें भारत का झंडा लगा हुआ है हर एक गाड़ियों में, तो इसमें पाकिस्तान का झंडा लगेगा, भारत का नहीं लगेगा। पाकिस्तानियों ने यह सब बकवास करके 1 महीने तक डिले कर दिया, 1 महीने तक इन्होंने वो, और खुद कहते हैं कि वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, और हर एक मुसलमान का दर्द जो है हमारे दिल में है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन, भूखे अफगानों के लिए जो गेहूं जा रहा था भारत से, दवाइयां जा रही थी, उन्होंने मना कर दिया। भारत ने फिर ईरान के थ्रू भेजा, ठीक है। दूसरी चीज, जब 370-35 से हटा तो पाकिस्तानी आग बबूला हो गए, जाहिर सी बात है, उतना हमें भी समझना चाहिए कि उनकी पॉलिसी के खिलाफ था, वो आग बबूला हो गए। सबसे पहले पाकिस्तानियों ने क्या बोला, हम भारत के साथ ट्रेड बंद करते हैं। तुम्हारी ट्रेड तो है ही नहीं कुछ ना के बराबर। खैरात पे पले हुए लोग, ज़कात पे पले हुए लोग अब ट्रेड की बातें करते हैं। एड की बात करो, ट्रेड की बात मत करो। व्हाट पाकिस्तान हैज इज एड, इट डज नॉट हैव ट्रेड। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने यूनिलैटरली बंद कर दिया। आपने बोला कि हम भारत के साथ डिस्कशन करेंगे ही नहीं, और ट्रेड बंद। इमरान खान ने बोला बंद, इट्स डन यार, एंड ऑफ स्टोरी। हम नहीं करेंगे भारत, जब तक हम भारत 370-35 है। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, ना तुम चाहते हो हम अफगानों की हेल्प करें, ट्रेड तुमने बंद कर दी। तुमने बोला जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेगा हम भारत से बातचीत, सारे दरवाजे तुमने खुद बंद करे। अब जब भारत कह रहा है कि ठीक है बेटा, अब बैटिंग हमारी आ रही है, तुमने जो काम करा, तुम पाकिस्तानियों ने, यानी कि पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने जो काम करा, अब उसका जवाब तो आएगा ना भारत से। जब भारत का जवाब आ रहा है तब तुम लोग कूं कूं करके रो रहे हो। फिर तुम कह रहे हो यार भारत इतना बड़ा जवाब क्यों देता है, बड़ा ऊंचा बोलता है भारत, बहुत गुरूर आ गया भारत के दिमाग में यार, भारत तो बहुत बुरा है। फिर तुम लोग ऐसे ही बोलते हो। दोस्तों, पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर, जो 5 स्टार होटल है लाहौर में, उसकी कॉफी शॉप में इन दोनों की मुलाकात करवाई गई थी, राइट। यासीन मलिक और ये मशाल की, ये बड़े अच्छे और रिच खानदान से बिलोंग करती है। इन दोनों की वहां पे बातचीत करवाई गई थी कॉफी शॉप में, और लड़की वालों की तरफ से आए थे आईएसआई। शी इज एन आईएसआई एजेंट, और ये बात मैं जानता हूं, मुझे 2-3 पाकिस्तानियों ने बताया कि ये सेट है, ये इम्प्लांट है। उस जमाने में सरकारें ऐसी थी कि साहब कोई बात नहीं, अगर आपको आपको अगर पाकिस्तानी एम्बेसी जाके बातचीत करनी है कश्मीर के बारे में तो आप कर सकते हैं। ये सब जाते थे, यासीन मलिक जाता था, ये मीरवाइज ये जाता था
गिलानी जाता था। ये जब अब्दुल बासित था वहां पे हाई कमिश्नर, एडिटर साहब जरा अब्दुल बासित की शक्ल दिखाएं। हाँ, ये दिस सेम वन जो आजकल यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है। अब्दुल बासित जब वहां पे था, और इसके पहले भी कई सालों से, अरे आइए आइए, भारत का बहुत बड़ा दिल है, आप आइए, आप पाकिस्तान एम्बेसी में आइए और भारत को यहां से गाली दीजिए। तो चाणक्यपुरी में पाकिस्तान का एम्बेसी है, ये पाकिस्तान के एम्बेसी चाणक्यपुरी को यहां पे जाते थे, ये जितने भी सेपरेटिस्ट थे हुर्रियत वाले, और वहां पे भारत को गाली देते थे। सरकारें इनको वेलकम करती थी। इन सेपरेटिस्ट के साथ स्टेज पे भारत का प्रधानमंत्री इनके साथ स्टेज पे खड़ा हुआ है। ये होता था पहले। वो तो मोदी जी आए, भला हुआ भारत का, मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला मार मार के सुअर बनाऊंगा साले एक एक का, समझे, औकात में रहो अपने। बड़ा तुम्हें पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर इफ्तार करना बंद करो। इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को लगाया बाहर, बोला जो आता है ना पकड़ के जेल में डालना, और वहां पे इतनी सुतैया करना है इनकी कि इनका होश ठिकाने आ जाए बेवकूफों के। वो दिन है और आज का दिन है गायब। बड़ा जुल्म हो गया है जी, बड़ा जुल्म हो गया तो हो गया। और मशाल मलिक, तेरा तो पति टंगेगा बेटा, तेरा पति टंगेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बद्दुआएं हैं उसके साथ, ठीक है ना, वो तो टंगेगा। और एक दहशतगर्द से शादी करने से पहले तूने सोचना चाहिए था, जो आईएसआई के चक्कर में फंस गई। यू शुड हैव थॉट अबाउट इट कि आई एम मैरिंग अ टेररिस्ट एंड अ टेररिस्ट विल मीट हिज फेट। मरने से नहीं डरते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, चोटी कहेंगी। बड़ी थीफ, शी इज अ थीफ, शी हैज स्पॉइल्ड कश्मीरी चिल्ड्रन। जिस कश्मीरी बच्चे को, मैं कश्मीरी मुसलमान बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस कश्मीरी मुसलमान बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए था, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए था, आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए था, वकील बनना चाहिए था, जिसको अपना स्टार्टअप चलाना चाहिए था, जिसको सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी चाहिए थी, जिसको बोलना ये था कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ला रहा हूं, किस तरीके से कश्मीर में टूरिज्म आए, किस तरीके से कश्मीर जो है वो दुनिया में शाइन करे, हर एक कश्मीरी बिल्कुल ऐसा हो जाए कि उसके पास दौलत हो, उसके पास सारी सहूलियात हो। ये मशाल मलिक और उसके पति ने इनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिया। और मैं ब्लेम नहीं करता कश्मीरी बच्चों को। 12-13 साल का बच्चा, उसको क्या बुद्धि है, क्या अकल है उसको, यार उसको तो अकल ही नहीं है। उसको बोल दिया बेटा ये ले पत्थर फेंक, और खुद जाके वहां पे पर्ल कॉन्टिनेंटल में ऐश कर रही है। मशाल मलिक, तेरा तो पति गया, ठीक है, अब तू रो ले, गाना गा ले, यूनाइटेड नेशंस में जा, तेरे को जो करना है बेटा वो करना है कर। और अपने साथ बिल्लो को जरूर ले जाना, ठीक है, रुदाली नंबर 1 बिल्लो को भी ले जाना, ले जा बिल्लो को, देखते हैं क्या कर लेते हो तुम। तुम्हारे सामने मारेंगे, तुम्हारे सामने टांगेंगे यासीन मलिक को, सबके सामने, ठीक है, देख लेना तुम। बड़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, तुम्हारा नाता क्या हम बताते हैं, नाता फांसी के फंदे का है तुम्हारे पति का, ठीक है। और कश्मीरी खुश हैं, तुम्हारे हस्बैंड जैसा नासूर चला गया, अब कश्मीर से निकल रहे हैं आईपीएल के क्रिकेटर, अब कश्मीर से निकलेंगे साइंटिस्ट, अब कश्मीर से निकलेंगे डॉक्टर, अब कश्मीर से निकलेंगे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विस में जाएंगे। कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, टॉप क्लास टैलेंट निकलता है कश्मीर से। शाह फैजल था, ऑल इंडिया टॉपर था। द इमोशनल इंटीग्रेशन, और इमोशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हम लोग उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी होनी चाहिए। फौज में क्या है मैं आपको बताता हूं, नेवी और एयरफोर्स में इतना नहीं है। एयरफोर्स में बहुत कम है, नेवी में थोड़ा सा उससे ज्यादा है, आर्मी में मैक्सिमम है। मैं आपको बताता हूं, जो कॉन्सेप्ट है ना रेजिमेंट का, जो कॉन्सेप्ट है पलटन का, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, रेजिमेंटेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो स्पिरिट डी कोर होता है अपनी पलटन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए। वो चाहे लेफ्टिनेंट हो, ठीक है, वो जेसीओ साहिबान हो, वो सिपाही एनसीओ हो, वो जनरल हो, इस मामले में ऊपर से नीचे सब एक जैसे हैं। मैं आपको बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं, एक जैसे हैं। जो सिपाही है वो भी कहेगा मेरी रेजिमेंट मेरी पलटन, और जो जनरल साहब है ना, जो कोर कमांडर है, जो आर्मी कमांडर है, जो आर्मी चीफ है, वो भी यही कहेगा कि मेरी पलटन है, मेरी रेजिमेंट है। देयर इज अ सेंस ऑफ इंटेंस प्राइड, राइट, और ये बहुत जरूरी है लड़ाई लड़ने के लिए। अब मैं थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन यहां पे रिकमेंड कर रहा हूं, विदाउट चेंजिंग दी ट्रेडिशंस ऑफ द आर्मी, बिकॉज मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आर्मी से ना अगर आप इथॉस निकाल दोगे, आई कैन नॉट कॉमेंट अबाउट एयरफोर्स एंड नेवी, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है एयरफोर्स एंड नेवी की, लेकिन दोस्तों अगर आप इथॉस और रेजिमेंटेशन फौज से निकाल दोगे, अगर आप फौज से उसकी जो स्पिरिट है ना वो निकाल दोगे,
तो इंडियन आर्मी विल नो लॉन्गर रिमेन इंडियन आर्मी। किसी को भी आप में से जो आप सुन रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, अगर आपको ये लगता है कि इंडियन आर्मी इज अबाउट वेपन्स, इंडियन आर्मी इज अबाउट टेक्नोलॉजी, या ये टेक्नोलॉजी या वेपन्स के बारे में इंडियन आर्मी है, या इंडियन आर्मी के पास कौन से वेपन्स हैं, और जैसे मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना, बच्चे वो दिखा रहे हैं इन्फेंट्री का सोल्जर जंप कर रहा है और पैरा एसएफ का ऐसे बलिदान का, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। वो बहुत एक छोटा हिस्सा है, और उसको वहां तक महदूद रखना, वहां तक उसको बोलना कि आप इसी सर्कल में रहेंगे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय है भारतीय सेना के साथ। मैं आपको बताता हूं भारतीय सेना है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे रिकमेंडेशंस हैं क्या, ठीक है ना। इंडियन आर्मी जो दस्तूर हैं फौज के, ठीक है, मेरा अगर रिश्ता 17 कुमाऊं रेजिमेंट से है, ठीक है, तो मेरा रिश्ता फिर 17 कुमाऊं रेजिमेंट से है। जब तक मैं जिंदा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने वर्दी पहनी है नहीं पहनी है, इट डज नॉट मैटर, उससे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। मैं 17 कुमाऊं का हूं, और यह भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूं या मर गया। इवन आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद भी जब फौज बोलेगी ना मेजर गौरव आर्या, तो फौज बोलेगी 17 कुमाऊं वाला। ये डीएनए में जा चुका है, अब ये नहीं निकल सकता। पहले मुझे लगता है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई भी अगर कोई ब्यूरोक्रेट बैठा है और कुछ भी, उसको ना बहुत जरूरी ये चीज समझना, बहुत जरूरी समझना। इसलिए मैं कहता हूं कि इनको जो कहते हैं ना कि थोड़े समय के लिए हमने वो कर दिया और थोड़े समय के लिए हमने इनको वहां पे गए और फौज के साथ अटैचमेंट कुछ हफ्ते नहीं, यू हैव टू स्पेंड टाइम इन अ सीओबी। आपको फौज को समझने के लिए ना, वो आपको डीएमएस बूट पहन के, वो जंगल बूट पहन के, वो रेन के पहन के, वो हाथ में हथियार लेके, और जो आपके सिपाही हैं, जिसको फौज में कहते हैं ना स्पिल द सेम ब्लड इन द सेम मड, आप फौज को नहीं समझ सकते। किसी को भी यह गलत फहमी है कि 2-3 हफ्ते के लिए फौज में आ गया और उसने इंडियन आर्मी को समझ लिया। भाई साहब, आई स्पेंड 5.5 years, मैं नहीं समझ पाया यार। अगर कोई भी ये कहता है कि ये मेजर गौरव आर्या बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, नो, नॉट एट ऑल। या आपको लग सकता है क्योंकि मेरी नॉलेज आपसे ज्यादा है, क्योंकि आप फौज में नहीं थे। लेकिन अगर आप ये जो हमारे ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं और सीनियर लोग हैं, द सर्वे सजेस्ट दैट ओनली 8% ऑफ दोज सर्वेड कंसिडर इंडिया टू बी ए फेवरेबल कंट्री कंपेयर टू द यूएस विच स्कोर्ड 12.2% एंड जापान विच स्टूड एट 13%। यानी कि 8% लोग समझते हैं कि भारत एक फेवरेबल, एक अच्छा मुल्क उनके लिए है। चाइनीज को, मतलब कि अमेरिका और जापान के साथ तो उनके बहुत पुराने ऐतिहासिक दुश्मनी है। जापान ने तो चाइना को कैप्चर कर लिया था, और अमेरिका जिससे चाइना का कन्फ्लिक्ट है, वो अमेरिका और जापान को बेहतर समझते हैं, भारत को अपने लिए अच्छा नहीं समझते। जो 2020 का सर्वे था उसमें 26.4% जो चाइनीज थे वो ये समझते थे कि भारत एक अच्छा नेबर है, अच्छा मुल्क है। इन 2-3 सालों में क्या हुआ कि 26% से 26.5% से भारत 8% पे गिर गया। मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा था ना कि जब तक भारत प्यार से बात कर रहा था तो भारत बहुत अच्छा मुल्क था। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम यहां पे हुई कि जब चीन ने आंखें दिखाना शुरू करा तो भारत ने भी आंखें दिखाना शुरू करा। जब चीन ने लाखों अपने फौजी बॉर्डर पर डाल दिए, भारत ने भी अपने लाखों फौजी बॉर्डर पर डाल दिए। चीन ने अपने कई सौ टैंक डाले, भारत ने अपने कई सौ टैंक डाले। चीन ने कई सौ तोपें डाली, भारत ने तोपें डाली। उन्होंने रॉकेट अपनी रेजिमेंट्स पोस्ट करी, हमने अपनी रॉकेट्स रेजिमेंट पोस्ट करी। तो ये सब करते करते एक जंग की सूरत हाल आज की तारीख पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, यानी कि लाखों दर लाखों, कोई लोग कहते हैं कि मिलियन ट्रूप्स हैं, 10 लाख ट्रूप्स हैं अगर दोनों का मिला लें, और बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, वो कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट से डिसएंगेज हो गए हैं, लेकिन चाहे वो चीन में हो, यानी कि तिब्बत, नॉट चाइना, बट तिब्बत में अगर वो हैं भी, वो हैं, दे आर फेसिंग इंडिया, और इंडियंस जो इंडिया में है दे आर फेसिंग चाइना। तो ऐसे आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल हो रहा है, जिसको हम लोग फौज में मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट मतलब कि जो आपने करा वही हमने कर दिया। तो जाहिर सी बात है यार, 26.43 साल पहले वो कब हो गया? 8 पे, वो 8 पे आ गया। अब चाइनीज समझते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। इसका मैं आपको एक लबोलुबाब बता दूं, जिस्ट इन अ नटशेल, निचोड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, निचोड़ में आपको बताऊं कि चाइनीज समझते हैं कि भारत उनका दुश्मन है, और इन 3 सालों में ये सब हुआ है। इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है, यह डर अच्छा है।
आई लाइक दिस फियर एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मोदी जी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मोदी जी कि जो अपना डर पैदा करा ना चाइनीज में, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। ये बहुत उछलते हैं चाइनीज। हम तो चुपचाप बैठे, हमने तो कभी नहीं बोला कि हमें चाइना में जाना है। इनको अरुणाचल भी चाहिए, इनको लद्दाख भी चाहिए, इनको हर चीज, इनको तमिलनाडु, केरल, इनको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इनको सब कुछ चाहिए। इनको पूरी दुनिया चाहिए। सब दिन रात बैठ के नूडल्स खाएं और भजन करें इनके, तब इनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये है चाइना की बात। और ये जो सर्वे आया है ये बोला है कि इंडिया नाउ रैंक्स ऑलमोस्ट एज हाई एज चाइना विच हैज बीन ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट आफ्टर द यूएस बाय बीजिंग। ये मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट, तो भारत उस लेवल पे आ गया है जहां पे एक आम चाइनीज समझता है कि हमें खतरा अगर है तो भारत से है। और जैसे मैंने बोला ये डर अच्छा है, डरते रहो बेटा, यू डिजर्व इट। 3 लोग मर गए ईरान अफगान बॉर्डर पे। अच्छा, हेलमंद एक नदी है, मैं आपको बताता हूं उसमें स्टोरी क्या है। ये लोग लड़ क्यों रहे हैं आपस में? दोनों जगह पानी की किल्लत है। और जो तालिबान वाले हैं, और ये जो नदी है ना हेलमंद नदी, ये हेलमंद प्रोविंस से आती है, प्रोविंस भी वहां पे हेलमंद। तो हेलमंद नदी है, ये अफगानिस्तान से बहती बहती जाती है ईरान में। ठीक है, ये ईरान में जाती है नदी। और ईरान में जब ये नदी पहुंचती है, राइट, तो पानी वहां पे जाहिर सी बात है ईरान में इससे पानी जाता है। अब पानी की कमी हो रही है और ऊपर से क्या करा है तालिबान ने एक डैम बना दिया, एक बांध बना दिया। और बांध बनाने के बाद क्या है कि वहीं पे पानी रोक दिया इन्होंने, जिससे कि ईरानी बड़े गुस्सा हो गए कि यार तुम कैसे बना सकते हो बांध, तुम कैसे बना सकते हो। अब इनके बीच में, अब मैं आपको 4-5 पॉइंट बताता हूं और ये जो पाकिस्तानी भाई बहन है वो सुन रहे हैं वो सुन ले, जो भारतीय हैं वो सुन ले, और मैं आपको टेक्निकली प्रूव करूंगा। ठीक है, ये जो अटैक है ना, ये अटैक ये किसी फौजी ने प्लान करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिविलियन, क्योंकि सिविलियंस का ये कि कोई जैसे डॉक्टर है तो वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, राइट, कोई वकील है, इंजीनियर है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई और शेफ है वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, उसमें तो फौजी एक्सपर्ट नहीं है ना। लेकिन क्या हुआ है कि ऐसी चीजें जो होती है ना, ये सिविलियन के बस का नहीं था। नो, नॉट एट ऑल। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए, इमरान खान अरेस्ट होता है, राइट, इमीडिएटली भीड़ सड़क पे आ जाती है घंटे भर के अंदर। यानी कि इनके लोग तैयार थे, इनकी कोट अनकोट फौज तैयार थी। ठीक है, दूसरी चीज, जिस तरीके से ये लोग गए कोर कमांडर के घर, यानी कि किसी ने टारगेट आइडेंटिफाई करा है। कोई ऐसा था जिसको यह पता था कि इस टारगेट में मारोगे तो चोट पहुंचेगी। टारगेट्स आइडेंटिफाइड थे, इनके रिजर्व्स थे, यानी कि अलग से इन्होंने लोग रख रखे थे कि ये फेल हो जाए तो ये इनको लॉन्च करेंगे। चौथी बात, कोई बाजार नहीं जला। अब मणिपुर में आप देखो क्या हो रहा है, आग लग गई पूरे स्टेट में, दंगे फसाद हो रहे हैं मणिपुर, क्योंकि मॉब डायरेक्शनलेस होता है। जो एक भीड़ होती है ना, जिसके सर पे जुनून सवार होता है, फिर वो ये नहीं देखता कि क्या फौजी है क्या सिविलियन है, वो जो सामने आता है उससे भिड़ जाता है, राइट, वो ये सब नहीं देखता। इन लोगों ने खास 90% टारगेट फौजी, क्योंकि फौज इज द सिंबल ऑफ पावर। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ अल्टीमेट पावर इन इंडिया, पार्लियामेंट, राइट। पाकिस्तान में द आर्मी इज द सिंबल ऑफ अल्टीमेट पावर। जैसे भारत में कोई बहुत परेशान हो जाएगा तो कहेगा हमें पार्लियामेंट के सामने जाके प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि पार्लियामेंट से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना भारत में। पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट, पार्लियामेंट से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बोलेंगे साहब नहीं, जीएचक्यू पर अटैक करा। तो ये टारगेट जो थे ना, ये एयर बेसिस पे अटैक करना, राइट, ये आपको हमले करना जीएचक्यू पे, हमले करना कोर कमांडर के घर पे, शहबाज शरीफ के, ये पाकिस्तान रेडियो, ये सब जो हैं दीज आर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स। ये किसी ने मैप पे बनाए हैं दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये कल नहीं तो परसों ये पता लगेगी बात, और आप डेट नोट कर लेना। मैंने आपको बोला था ये स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं यार। ये किसी फौजी ने प्लान करा है मैप पे, ये किसी ने मैप पे लिखा है, मैप पे बनाया है कि ये देख लो 1 2 3 4 5 ऐसे जाना, तुम ऐसे जाना। ये सिविलियन के बस का है ही नहीं। Somebody with decades of military experience has planned this, क्योंकि इतना फ्लॉलेसली प्लान हुआ ना ऑपरेशन। खान को पकड़ा, खबर आ रही थी खान कहां है, पूरे मुल्क में एक साथ आग लगना शुरू हो गई, एक साथ। कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है? सोफिस्टिकेशन कम्युनिकेशन सेटअप, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सेटअप। पहला मैंने पॉइंट क्या बताया कि आते ही भीड़ तैयार हो गई,
नंबर 2 मैंने बताया कि टारगेट अपने आइडेंटिफाई हो गए, ठीक है, और साथ में आपका एक रिजर्व भी था। नंबर 3 मैं बता रहा हूं, कम्युनिकेशन सेटअप। कम्युनिकेशन सेटअप ऐसा था कि सबको पता था, डायरेक्शन मिल रहे थे मोबाइल फोन पे, राइट। और जब मोबाइल फोन फेल हो गए तो फिर लोगों ने किस तरीके से सेटअप निकाला कि पर्सनली जाके मैसेज देगा, क्या करेगा। उन लोगों ने प्रॉपर एक फौजी टाइप का कम्युनिकेशन सेटअप वहां पे बनाया। हुआ वो मोबाइल फोन सही, मैं ये नहीं कह रहा कि फौज की इक्विपमेंट इस्तेमाल हुई, लेकिन इस तरीके से हुआ ये। नंबर 3। नंबर 4, कोलैटरल डैमेज को कंटेन करा गया, यानी कि कंटेंट एनवायरनमेंट में लड़ाई लड़ी गई। लोगों की दुकानें मत जलाना, लोगों के घर मत जलाना, वरना लोगों के जज्बात जो हमारे साथ है ना, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। जो कोलैटरल डैमेज था बहुत कम था, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं बहुत कम था। कंटेन करा उन्होंने, कंटेंट एनवायरनमेंट में फाइट करा गया। और नंबर 5, इन्होंने इसका पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का फायदा उठाया, प्रोपेगेंडा वैल्यू इसकी पूरी निचोड़ी। चाहे इनके लोग लंदन में बैठे थे, चाहे इनके लोग कहीं पे बैठे थे, इन लोगों ने पूरा इस प्रोपेगेंडा को निचोड़ा है भली भांति, इसका पूरा फायदा उठाया लोग। मैं बता रहा हूं ये कौन हो सकता है। ये कोई पाकिस्तानी आर्मी का रिटायर्ड जनरल है जो इमरान खान के साथ है। वो कौन है मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तानी आप गेस करो, क्योंकि एक बात मैं प्रूव कर चुका हूं, ये सिविलियन के बस का रोग है ही नहीं यार। सबसे बड़ी बात यह है कि 1984 के दंगे करवाए गए, ये जानबूझ के करवाए गए। ऐसा नहीं कि लोगों में इतना लोगों में गुस्सा आ गया कि इंदिरा गांधी को गोली कैसे मार दी। इतना गुस्सा कैसे लोगों के मन में था कि अब तो हम छोड़ देंगे और सारे सिखों को मार देंगे। क्या गलती थी सिखों की? सिखों की गलती क्या थी? अगर 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी को मारा था, आपने पूरी कौम की कौम आपने बोला साफ कर देंगे। 3000 से ज्यादा बंदे आपने दिल्ली में मार दिए। यहां पे मैंने देखा, मैं वहां पे रहता था, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, और ये सेक्टर 13 आरकेपुरम। अगर आप दिल्ली में हायत रीजेंसी देखेंगे, हायत रीजेंसी के बिल्कुल ऑपोजिट, इनफैक्ट हायत रीजेंसी मेरे सामने बना है। व्हेन वी वर स्टेइंग देयर, हायत रीजेंसी वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। एक पालिका भवन भी है उसके पीछे, मार्केट, अगर मैं नाम गलत नहीं, एक तो पालिका बाजार है सीपी वाला, एक पालिका भवन भी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मुझे नाम गलत नहीं याद है तो। ये सब हमारे सामने बना है, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं, राइट। हमने छत से देखा, मैंने छत से देखा, मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी, किस तरीके से वहां पे लोगों ने सिखों को मारा। आई एम विटनेस, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। इनोसेंट सिख्स को मारा गया, इनोसेंट बच्चों को मारा गया, प्रेग्नेंट वुमेन को मारा गया, जो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे उनको मारा गया। इन्होंने औरतों और जिसको कहते हैं कि बुजुर्गों के लिहाज नहीं करा। मैं ये नहीं कह रहा कि जवान आदमी को मारना ठीक है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि यार बुजुर्ग है, सफेद दाढ़ी वाला, आपने उसकी इज्जत नहीं करी। आई एम विटनेस। और जहां तक ऑपरेशन ब्लू स्टार है, हु सैंक्शनड ऑपरेशन ब्लू स्टार? फौज को हुक्म मिला, फौज चली गई अंदर, लेकिन सैंक्शन किसने करा ऑपरेशन ब्लू स्टार? किसने हुक्म दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार का? ये इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, का सबसे बड़ा पाप है ऑपरेशन ब्लू स्टार। दिस इज द बिगेस्ट सिन दैट वी हैव कमिटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मैं 10 बार हरमिंदर साहब जा चुका हूं, और जब भी जाता हूं देयर इज एन इंटेंस सेंस ऑफ शेम कि यार ये कर क्या दिया। और मैं जब जाता हूं माथा टेक के माफी मांग के आता हूं। पर एक मैं बात बताऊं आपको राहुल जी, इस पाप की कोई माफी नहीं है। आपने जो 84 में दंगे करवाए आपकी पार्टी ने, ठीक है, हां, यह बात ठीक है कि अब बहुत समय बीत चुका है, और जो लोग सर्वाइवर्स थे वो इस दुनिया से कई लोग जा भी चुके हैं, यह बात भी सच है। पर 3000 लोगों की मौत एक तरफ और गोल्डन टेंपल पे अटैक एक तरफ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अटैक था ना, नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम दिस, बिकॉज दिस वॉज अ जेनोसाइड ऑफ सिख्स। दिस वॉज अ जेनोसाइड, जो दिल्ली में हुआ वो जेनोसाइड था सिख्स का, राइट। टेक अवे नथिंग फ्रॉम दिस, बट ये जो है ना हरमिंदर साहब, दिस इज eternal and enduring shame. Eternal and enduring shame. ये कई राइट्स हुई इंडिया में। एक एमजे अकबर साहब की किताब है राइट आफ्टर राइट। मैं चाहता हूं, अगर राहुल आपने वो किताब नहीं पढ़ी हो तो आप वो किताब जरूर पढ़िएगा। एमजे अकबर इज अ मुस्लिम,
इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने उस किताब में लिखा है किस तरीके से जब से भारत आजाद हुआ चुनाव मतलब दंगा, एंड 99% हिंदू और मुस्लिम दंगा ये कराए गए थे। पूरा खालिस्तान की मूवमेंट क्यों शुरू हुई? चाइनीज वायरस जब से निकला था वुहान से, और वो चाइना ने ही वो वायरस बनाया था। सब चीजें चाइना बनाता है। चाइना ने बोला जब टीवी बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, मोबाइल फोन बनाते हैं, तो वायरस क्यों नहीं बना सकते? तो चाइना ने वायरस भी बना दिया। ठीक है, उससे दुनिया निपट गई। लेकिन चाइना खुद उसके बाद दोबारा, तिबारा, चौबारा अलग अलग आइटरेशन से कोविड वायरस के चाइना पिटा है, चाइना की इकोनॉमी पिटी है, और आज की तारीख में चाइना की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रही। ठीक है, इसका कहना है कि एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी ये एक्सपैंड हुई। इसका फोरकास्ट था कि ये 5% ग्रो करेगी। ये एक्चुअली ज्यादा एक्सपैंड करी है, यानी कि जो लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करी है। और ये जो है प्रीवियस क्वार्टर 4.5 का था, वो रिवाइज हुआ है। फुल ईयर एस्टिमेट रिवाइज टू 7.2%। पहले बोला था कि 7% होगी पूरे साल की। अब ये पहले मैं क्वार्टर की बात कर रहा था, मैं पूरे साल की कह रहा हूं। तो अब ये बोला था कि साहब ये 7 होगी, ये 7.2 पे एक्सपैंड कर गई है। और इंडियाज इकोनॉमी ग्रू 9.1% इन 21-22। 21-22 में ये 9.1% ग्रो करी है। ठीक है, ये रॉयटर्स का एक पोल है। रॉयटर्स के पोल को कोट करा जा रहा है और बोला है कि ग्रोथ नंबर्स हाउएवर रिफ्लेक्टेड ऑप्टिमिज्म फॉर द इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। हमने कुछ दिन पहले कवर करा था ना कि जर्मनी में रिसेशन आ गया है, अब आ रहा है यूके में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यह दिखाया था कि यूके का रिसेशन का चांसेस 75% है। चाइना में रिसेशन आने वाला है, अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, इंडिया का चांस 0 है। अब पता नहीं ये मोदी जी ने क्या स्टोरी करी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, आईएमएफ ये कह रहा है, बाकी सब लोग ये कह रहे हैं। और खासतौर से ब्लूमबर्ग की तो रिटन रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग ने बोला है कि इंडिया में रिसेशन का चांस 0% है, इंडिया में रिसेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया थोड़ा सा टेक्निकल मामला। अब हम आते हैं फौज पे। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे ना कि जॉइंट या आपके थिएटर कमांड्स होंगे और जॉइंटनेस होगी, हमने पहले भी कवर करा था ना कि फौज ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। यार ऐसा है कि लॉजिस्टिक्स नोड्स फौज बना रही है। जब फौज से मेरी मुराद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब क्या था कि जैसे गाड़ियां थी, मैं आपको बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है ना। और ये एग्जांपल पूरा नहीं है, आप इसको ये मत समझिएगा कि यही हो रहा है। आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप में से काफी ऐसे लोग हैं जिनको मिलिट्री एक्सपोजर नहीं है। तो अब मैं आपको अगर फौजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको हो सकता है ना समझ में आए, इसलिए माफी चाहूंगा कि बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो गाड़ियां हैं, ठीक है, जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं जो यूज करते हैं, वो लगभग सेम है। वही टाटा सफारी है, वही जिप्सी है, वही 2 टन है, वही 3 टन है, वही जो भी हैं उनके गाड़ियां लगभग सेम है। जो भी व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं लगभग सेम है। अब ये कह रहे हैं कि जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक जगह है, आर्मी और एयरफोर्स एक जगह है, राइट, वहां पे कॉमन वर्कशॉप होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले क्यों नहीं सोचा? अब नहीं सोचा, अब कर रहे हैं कि कॉमन वर्कशॉप है, यानी कि एक वर्कशॉप है, क्योंकि गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। फौजी गाड़ियां ज्यादातर जो है ना खुद ही, क्योंकि फौजी गाड़ियां कुछ कुछ होती हैं, जैसे कि हमने जिप्सी लगा ली या हमने सफारी ली, तो कॉमन गाड़ियां जो आम लोग भी चलाते हैं, राइट। जिप्सी आजकल नहीं मिलती, लेकिन फौज में आज भी चलती हैं जिप्सियां। लेकिन और जो गाड़ियां हैं उसके कॉमनली वर्कशॉप्स ऐसे नहीं होते कि आप चले गए और बगल में आपने बोला कि जी इसकी मारुति का शोरूम है जरा सर, ऐसी गाड़ियां नहीं। कुछ गाड़ियां स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वो गाड़ियां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कॉमन हैं, वो तीनों यूज करते हैं। तो उसके लिए जॉइंट वर्कशॉप्स बना रहे हैं। अच्छा, लॉजिस्टिक्स में क्या होता है? आपको सामान भेजना है, आपको खाना भेजना है, आपको तेल भेजना है, आपको एम्युनिशन भेजना है। कई चीजें हैं जो हम में कॉमन है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, राइट। इसके लिए हम जॉइंट नोड्स बना रहे हैं जो कि सप्लाई करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कॉमनैलिटी आ रही है। आपको विश्वास नहीं होगा, और यह बात कहने की भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अब डिस्कस हो रहा है तो मैं बता ही देता हूं। ऐसा भी हो रखा है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऐसे कम जगह होती है जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ हो। कम जगह होती है ऐसी, कॉमन नहीं है ये। आर्मी और एयरफोर्स तो है, क्योंकि नेवी तो रहेगी वहां पे, समुद्र है उसके पास ही रहेगी। और इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट ज्यादातर ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में है। ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ में आर्मी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आपके ईस्ट में, आपके नॉर्थ में और आपके वेस्ट में
ज्यादातर मैक्सिमम आर्मी वहां पे डिप्लॉयड है। तो वहां पे नेवी का काम तो है नहीं। कुछ अगर हम बोलें कि मार्कोस के एलिमेंट ऑपरेट कर रहे थे वुलार लेक के आसपास, दैट्स अ सेपरेट केस ऑलटुगेदर, वो बड़ा छोटा सा कंपोनेंट है मार्कोस का। अदरवाइज नेवी का कोई काम नहीं है वहां पे ना। अब जैसे पेगोंग सो लेक में नेवी है, दैट्स अगेन अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द नेवी, क्योंकि हमारी नेवी बड़ी है और एक्सपैंड कर रही है, राइट।